Hello students, today I am going to discuss the topic dipole moment. देखो ये टॉपिक जो है केमिकल बॉन्डिंग का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे सीबीएसई में भी क्वेश्चन आता है, सीबीएसई क्लास 11th में भी आता है आपका, और जेई और नीट में भी इससे क्वेश्चन आता है। तो बहुत ही आसान सा टॉपिक है। इसके लिए आपको सबसे पहले स्ट्रक्चर सही से पता होना चाहिए। मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर आपको सही से पता होना चाहिए। और स्ट्रक्चर आपको सही से कब पता होगा? जब आपको हाइब्रिडाइजेशन आता होगा। क्या आता होगा? हाइब्रिडाइजेशन आता होगा, प्लस आपको वीएससी-पीआर थ्योरी आती होगी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। ये दोनों चीजें जब आपको आएंगी तब आप स्ट्रक्चर को थोड़ा सा ठीक ठीक बना पाएंगे। अच्छी बात यह है कि कुछ बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है। कुछ आप 30 to 40 मॉलिक्यूल्स को अगर पढ़ लेते हैं तो जेई नीट तक का ये सब आपका मेंस तक का ये सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। तो स्ट्रक्चर अगर सही से आएगा तब आप उसको उसका डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। डाइपोल मोमेंट होता क्या है? देखो, ऐसे बात समझो, डाइपोल मोमेंट्स जो है ये हमें बताता है किसी भी मॉलिक्यूल की पोलैरिटी के बारे में। पोलैरिटी पोलैरिटी स्टैंड मतलब, पोलैरिटी का मतलब क्या है? पोलैरिटी का मतलब ये है कि मॉलिक्यूल में कितनी पोलैरिटी है, एक्सटेंट ऑफ पोलैरिटी। कई बार ऐसा होता है कि मॉलिक्यूल में बॉन्ड्स तो पोलर होते हैं, लेकिन जो एग्रीगेट रिजल्ट होता है वो नॉन पोलर होता है। जैसे मान लो एक बहुत सिंपल सा मॉलिक्यूल है, आपने HCl देखा हुआ है। आप सभी जानते हैं, सबने पोलर कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ा हुआ है इसी केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में। और सबको पता है कि HCl में क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, और इसलिए क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, एंड दैट इज व्हाई क्लोरीन कंटेन्स पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड हाइड्रोजन कंटेन्स पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इस वजह से क्या होता है, ये मॉलिक्यूल पोलर होता है। हमें पता है कि ये मॉलिक्यूल पोलर होता है। इसकी पोलैरिटी का बहुत सिंपल सा रीजन है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन की ज्यादा। अगर मैं आपसे एक मॉलिक्यूल के बारे में बात करूं, CO2 के बारे में, तो CO2 मॉलिक्यूल जो है, अगर आप इसको देखें, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से। लेकिन यहां पर क्या होता है कि ये दोनों ही ऑक्सीजन एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट करते हैं, जिसकी वजह से ये मॉलिक्यूल नॉन पोलर होता है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये कैंसिल आउट कब करेगा, कब नहीं करेगा? तो वही हमें देखना है कि मॉलिक्यूल कब हमारा पोलर होगा और कब नॉन पोलर होगा, और अगर उसमें पोलैरिटी है तो कब पोलैरिटी ज्यादा है, कब कम है। ठीक है? तो डाइपोल मोमेंट एक्सप्लेन द पोलैरिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल, कि कितनी पोलैरिटी है। चलिए, सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि डाइपोल मोमेंट क्या होता है। Dipole moment explain the polarity of molecule, and it is a vector quantity. It is a vector quantity. वेक्टर सभी ने पढ़ा हुआ है फिजिक्स में। हाँ, वेक्टर में आपको रिजल्टेंट निकालना भी आता है। अगर नहीं आता है तो आपको सीखना पड़ेगा रिजल्टेंट। सभी को पता है कि अगर हमारा कोई एक्स वेक्टर है तो उसके ऊपर हम इस तरीके से एक एरो लगा देते हैं, इसका मतलब कि ये वेक्टर के फॉर्म में है। ठीक है ना? तो देखिए, खैर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसको यहाँ से। डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से। म्यू इज इक्वल टू होता है Q इंटू डी। यहाँ पर Q होता है आपका चार्ज डेंसिटी, और जो D होता है ये आपका होता है डिस्टेंस। और यहाँ पर जनरली हम लोग डिस्टेंस लेते हैं बॉन्ड लेंथ को। ठीक है जी, यहाँ पर डिस्टेंस हम लोग लेते हैं बॉन्ड लेंथ को। ठीक, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं, है ना? अब हमारे पास इसको आगे समझना है हमको। तो देखो भाई, जैसे सबसे अच्छा इसका सीधा साधा एग्जांपल है HCl। इसमें करना क्या होता है आपको, किसी भी मॉलिक्यूल में किसी भी पर्टिकुलर बॉन्ड, हर एक बॉन्ड के लिए अलग अलग आपको काम करना है। जैसे ये HCl का ये बॉन्ड है, इसमें आपको एक एरो बनाना है।
और एरो बनाना है टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ बैक साइड में आपको एक कट लगा देना है। मतलब जो एरो होगा, एरो का हेड होगा आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ, और ये आपका होगा, इसका जो टेल होगा वो होगा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ, है ना। ये आपको याद रखना है, ठीक है जी। अब यहाँ पर केवल एक वेक्टर है, जितने बॉन्ड होंगे सबके लिए आप बताएंगे, और ये एक वेक्टर है तो आप इसका बाद में रिजल्टेंट देखेंगे। तो देखो, इसको कैंसिल आउट करने वाला कोई वेक्टर तो है नहीं, तो इसकी कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगी ही आएगी। तो इसका मतलब इसका म्यू जो होगा वो नॉन जीरो होगा। आपको ये कैलकुलेट करना है कि म्यू जीरो होगा या नॉन जीरो होगा। डिस्टेंस तो हमेशा कुछ ना कुछ आएगी, कई बार क्यू जीरो हो जाता है। क्यू क्यों जीरो होता है? ड्यू टू वेक्टर कैंसिलेशन, वेक्टर कैंसिल हो जाता है, ठीक है जी। अब जैसे हम बात करें इसके बारे में, H2O मॉलिक्यूल हमारा, तो या H2O के पहले मैं आपको एक ऐसा एग्जांपल बताता हूं जिसमें हमारा वेक्टर कैंसिल आउट होता है। तो देखिए CO2 ले लेते हैं हम। CO2 में ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हमने इस तरीके से बना दिया, ये हमने वेक्टर इसके ड्रॉ कर दिए, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन। इसका मतलब ये है कि ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच रहा है, और यहाँ पर ये ऑक्सीजन एक दूसरे को खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को। तो यहाँ पर ये दोनों इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक दूसरे को खींचते हैं और कैंसिल आउट कर देते हैं। 180 डिग्री है, आपको पता है, अगर 180 डिग्री पर दो वेक्टर होते हैं तो वो एक दूसरे को, अगर उनका मैग्नीट्यूड सेम है तो उनका रिजल्टेंट क्या आता है? जीरो आता है। तो यहाँ पर इसका म्यू कितना होगा? जीरो होगा। अगर इक्वल एंड अपोजिट है, इक्वल क्वांटिटी में अपोजिट डायरेक्शन में वेक्टर्स हैं, तो उनका रिजल्टेंट जीरो होता। तो यहाँ पर इसका जो रिजल्टेंट है वेक्टर का, आरवी लिख देता हूँ, वेक्टर का रिजल्टेंट जो है वो जीरो, क्योंकि इक्वल एंड ऑपोजिट है। तो यहाँ से म्यू जीरो आ गया। अब म्यू जीरो या नॉन जीरो हमें क्या बताता है? तो बच्चों, म्यू अगर जीरो आएगा किसी मॉलिक्यूल के लिए तो इसका मतलब है वो मॉलिक्यूल नॉन पोलर है, और अगर म्यू आपका नॉन जीरो आता है तो इसका मतलब है कि वो मॉलिक्यूल आपका पोलर है। अब मैं आपको कुछ और एग्जांपल बता देता हूँ। देखिए, सबसे अच्छा इसका एग्जांपल है ये आपका, ये आपका हो गया एग्जांपल 1, ये हो गया एग्जांपल 2। अब चलते हैं हम लोग एग्जांपल 3 की तरफ। एग्जांपल 3 है आपका BF3। BF3 मॉलिक्यूल बहुत अच्छा एग्जांपल है ये। देखिए इसमें क्या होता है, ये फ्लोरीन और बोरॉन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव? फ्लोरीन। तो आपने ये वेक्टर इस तरफ बना दिया ऐसे, यहाँ पर आपने ऐसे वेक्टर बना दिया, आपने ऐसे वेक्टर बना दिया, ठीक है। तो बच्चों होता क्या है, इन दोनों का, इसका और इसका जो रिजल्टेंट होता है वो नीचे की तरफ होता है, ये R। और BF3 के केस में ये जो है, ये वाला ऊपर वाला जो BF बॉन्ड है, ये और ये नीचे रिजल्टेंट, ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये F1 है, तो यहाँ पर वेक्टर BF1 is equal and opposite to resultant, इसके बराबर। ये रिजल्टेंट किसका किसका है? इस वेक्टर का, इसको मैं 2 दे देता हूँ और इसको 3 देता हूँ। F2 और F3 का, BF2 एंड BF3 का रिजल्टेंट है ये, ठीक है। आप इसको चाहें तो एक डायग्राम आप ऐसे में बना सकते हैं, ये आपका F2 का है और ये आपका F3 का। इनका रिजल्टेंट कहाँ पर है? ये इनका रिजल्टेंट है, ठीक है जी। तो रिजल्टेंट यहाँ पर जस्ट ऑपोजिट एंड इक्वल होता है इससे, BF1 से, ऐसे। तो कैंसिल आउट करता है, ये क्या करेगा? एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा। तो यहाँ पर जो एग्रीगेट जो रिजल्टेंट टोटल आएगा, भाई इन दोनों का तो हमने ये ले लिया, R ले लिया, और ये थर्ड वाले को ये कैंसिल आउट कर दे रहा है। इसका मतलब इसके लिए जो म्यू है वो जीरो है। बहुत अच्छा मॉलिक्यूल है ये।
क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हाई द BF3 मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर, नॉन पोलर, व्हाई BF3 मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर व्हाइल इट कंटेन्स पोलर BF बॉन्ड। क्वेश्चन क्या है बेटा जी, क्वेश्चन क्या है, व्हाई द BF3 molecule is non-polar while it contains polar covalent bond, पोलर ऐसे बोल देगा BF बॉन्ड या पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो रिजल्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्या लिखेंगे आप, बिकॉज द रिजल्ट, आप इसको कुछ मार्क कर दीजिए, इसको डैश बोल दीजिए, डबल डैश बोल दीजिए, या आप सिंपल लिख सकते हैं बिकॉज द रिजल्टेंट ऑफ 2 BF वेक्टर इज इक्वल एंड अपोजिट टू दैट ऑफ थर्ड BF bond, hence the vector sum of this molecule is 0, that is why the dipole moment of BF3 molecule is 0। but initially अगर आप किसी पर्टिकुलर BF बॉन्ड के लिए देखेंगे तो आपका ये जो है ये 0 नहीं है, इस पर माइनस और इस पर पॉजिटिव चार्ज है। ये एक बॉन्ड इसका कैसा है, पोलर बॉन्ड है, पोलर बॉन्ड है। लेकिन फॉर द मॉलिक्यूल, लेकिन क्या होगा, फॉर द मॉलिक्यूल, फॉर द मॉलिक्यूल, पूरे मॉलिक्यूल के लिए रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर्स इज टोटल, ओवरऑल, मतलब ये जो दो वेक्टर का रिजल्टेंट है प्लस थर्ड का मिला करके ओवरऑल रिजल्टेंट इज 0, हेंस BF3 मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर। बात समझ में आती है बेटा जी, थोड़ा सा बुक से भी इसको आप देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। अच्छा जी, मैंने अभी आपको एक क्वेश्चन डिस्कस किया आपके साथ में, एक क्वेश्चन आप और ले लीजिए, ये ले लीजिए। ये पूछा जाता है कि CO2 इज नॉन पोलर while SO2 इज पोलर, ये पूछा जाता है बच्चे। तो कोई बात नहीं, ये देख लेते हैं इसको, है ना, पोलर नॉन पोलर। तो रीजन क्या है इसका, भाई CO2 के केस में क्या होता है, वेक्टर कैंसिल आउट हो जाते हैं, क्योंकि CO2 कैसा होता है, CO2 इज लीनियर। ये कैसा होता है बेटा जी, लीनियर होता है ना, इसमें sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। SO2 के केस में क्या होता है बच्चों, SO2 बेंट होता है, नहीं पता है तो जान लीजिए, इसका यहाँ पर बनेगा, इसका यहाँ पर। अच्छा, ये एक चीज मैं आपको ये भी बता दूं, ये जो लोन पेयर होता है ना, लोन पेयर अपनी तरफ एक छोटा सा वेक्टर बनाता है, बहुत छोटा सा, उसका मैग्नीट्यूड बहुत कम होता है। तो मैग्नीट्यूड कम है, इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ पर होगा, इसका और इसका रिजल्टेंट कहाँ पर होगा, इन दोनों के बीच में, यहाँ पर होगा रिजल्टेंट। लेकिन ये पूरा का पूरा कैंसिल आउट नहीं करेगा, ये देखिए ये रिजल्टेंट बहुत ज्यादा है, ये आर बहुत ज्यादा है, ये ऑपोजिट तो है लेकिन इक्वल नहीं है। इसके लिए क्या होगा, 100% तो कैंसिल आउट करेगा नहीं, तो कुछ ना कुछ वैल्यू क्यू की आएगी। और डी तो कभी जीरो होता नहीं किसी मॉलिक्यूल में, बॉन्ड डिस्टेंस तो कभी, बॉन्ड लेंथ तो कभी जीरो होगी नहीं ना, तो आपका म्यू इज इक्वल टू नॉन जीरो, नॉन जीरो, नॉन जीरो बोले तो पोलर। लेकिन इस केस में डी जीरो नहीं है, बट इसका क्या होगा, वेक्टर जो होंगे ना, इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर, वेक्टर्स कैसे हैं जी, इक्वल एंड ऑपोजिट। तो क्या करेंगे, वेक्टर सम कैसा हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। वेक्टर सम क्या होगा इसका, वेक्टर सम क्या होगा जी, जीरो हो जाएगा। तो क्या क्या हो जाएगा, CO2 मॉलिक्यूल नॉन पोलर, है ना, लिख दीजिए म्यू इक्वल टू जीरो, है ना, ठीक है। चलिए एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई द डाइपोल मोमेंट of why the dipole moment of NH3 is greater than BF3, BF3 सॉरी BF3 नहीं, NF3,
NF3 से कंपेयर करते हैं इसको, NF3 से। चलिए कर लेते कंपेयर। देखिए जी, स्ट्रक्चर बनाइए इसका। दोनों का स्ट्रक्चर कैसा होता है बेटा जी? sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, समझ रहे हैं? दोनों में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, दोनों का पिरामिडल होता है शेप। ये देखिए ऐसे बना दिया हमने, दोनों का ये होता है। अब इसके लिए आप मेरा वीडियो देख लेंगे जो इसका हाइब्रिडाइजेशन तो का, तो आपको ये सब सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब देखिए हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? नाइट्रोजन। हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? नाइट्रोजन। हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? नाइट्रोजन। ठीक है, हमने ऊपर की तरफ बना दिया। ये भी कहाँ जा रहा है? ऊपर की तरफ। थोड़ा सा मैग्नीट्यूड है लेकिन जाएगा तो ऊपर की तरफ। यहाँ पर क्या होगा? ये ऊपर की तरफ जाएगा टुवर्ड्स लोन पेयर। यहाँ पर क्या होगा? टुवर्ड्स फ्लोरीन, बिकॉज फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन, है ना? चलिए जी, अब देखो यहाँ पर क्या है बच्चों, ये तीनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। तीन वेक्टर अगर इस तरीके से जा रहे हैं ऐसे करके, तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा? ऊपर की तरफ जाएगा। ये इनका रिजल्टेंट है। और ये वाला वेक्टर भी तो ऊपर की तरफ जा रहा है ना? इसको अपोजिट तो है नहीं, सेम है। तो क्या करेगा ये? तो इसको इंक्रीज ही करेगा, है ना? मतलब इस पूरे के पूरे मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी केवल एक ही तरफ जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है। और इसमें क्या हो रहा है देखो, ये तीनों वेक्टर कैसे हैं? ऐसे हैं, ऐसे। तो इनका रिजल्टेंट कहाँ होगा? नीचे की तरफ होगा। और ये ऊपर क्या है? छोटा सा ऊपर की तरफ है। तो देखो ये कुछ तो इसको कैंसिल आउट करेगा ही नहीं, कंप्लीट तो करेगा नहीं क्योंकि इक्वल तो होगा नहीं। लोन पेयर का तो मैग्नीट्यूड बहुत कम होता है खींचने का। तो ये क्या करेगा? इस रिजल्टेंट को पार्शियली कैंसिल आउट करेगा। जैसे मान लो कि ये 2 है आपका, ये 10 है, तो कितना हो जाएगा? 10 माइनस 2 इक्वल टू 8, समथिंग लाइक, कुछ इस तरह थोड़ा सा ये इसको कैंसिल आउट करेगा, है ना? तो जो रिजल्टेंट होगा उसमें कुछ कमी आएगी। और यहाँ पर क्या कर रहा है? यहाँ पर तो रिजल्टेंट कोई और बढ़ा रहा है, मतलब 10 प्लस 2 12 कर देगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे आप इसमें? क्या लिख देंगे? द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ 3NF बॉन्ड, क्या लिखेंगे? द resultant of 3NF bonds is partially reduced by lone pair vector। ठीक है जी, हेंस इसमें क्या है? यहाँ पर all vectors are in, यहाँ पर आप एक वर्ड लिखिए, बॉन्ड वेक्टर लिखिए। ऑल बॉन्ड वेक्टर्स आर इन सेम डायरेक्शन, and the resultant of the NH3 molecule is greater than NF3 molecule। देखो भाई फिर से समझ लो, यहाँ पर सारे के सारे एक ही तरफ जा रहे हैं। इनका रिजल्टेंट जो होगा, ये रिजल्टेंट जो होगा इन तीनों बॉन्ड्स का, ये लोन पेयर वाले के साथ ऐड होगा क्योंकि ये सेम डायरेक्शन में, समझ रहे हैं? ये दोनों ऐड होंगे। और यहाँ पर ये रिड्यूस होंगे क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो इनका रिजल्टेंट जो होगा कम आएगा, और इसमें क्या होगा? इसका रिजल्टेंट ज्यादा आएगा। तो इसीलिए इसका जो डायपोल मोमेंट होता है NH3 का, NF3 से ज्यादा आता है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, बहुत आसान सा है ये सवाल। तो BF3 का, NH3 का, NF3 का ये कर लीजिएगा। ठीक है, और एक मैं आपको और बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 5 जो भी है आप देख लीजिए इसको।
ये देखिए, इसको बोलते हैं जी बेंजीन में। आपको मैं बता देता हूँ, बेंजीन में ये भी कई बार पूछ दिया जाता है। आसान सा है, आपको टेंशन नहीं लेना, बहुत आसान है। देखने में जितना डरावना लग रहा है उससे भी ज्यादा आसान है ये देखिए, कुछ नहीं करना है। बेंजीन रिंग को कुछ मत मानिए, मान लीजिए सिंगल एटम है, ठीक है। यहाँ पर ये ऊपर की तरफ खींच रहा है, ये नीचे की तरफ खींच रहा है। अगर आपको वेक्टर आता है ना तो आपको देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्या होगा, म्यू जीरो। इक्वल एंड अपोजिट कैंसिल आउट करेंगे, है ना। सीएल लगा हुआ है, इक्वल एंड अपोजिट कैंसिल आउट करेंगे, म्यू जीरो होगा, नॉन पोलर। ठीक है जी। यहाँ पर क्या होगा, ये देखिए, ये और ये वेक्टर अगर आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ये क्या होगा, ये 60 डिग्री पर है एक दूसरे से, इस तरीके से। ये 60 डिग्री पर है, ठीक है जी। तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो यहाँ पर होगा ऐसे, और इनका जो रिजल्टेंट होगा वो यहाँ पर होगा, इन दोनों का। देखो बच्चों, एंगल इंक्रीज होता है इस केस में केवल, सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के केस में। बेंजीन को हमने डाई सब्स्टिट्यूटेड कर दिया, मतलब दो हाइड्रोजन हटा के दो क्लोरीन लगा दिया है। तो इन द केस ऑफ बेंजीन, जैसे जैसे एंगल इंक्रीज होता है वैसे वैसे डाइपोल मोमेंट डिक्रीज होता है। तो यहाँ पर कितना है इस एंगल, आपका 120 एंगल है। कितना एंगल, 120 एंगल है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, 120 एंगल है तो क्या होगा, डाइपोल मोमेंट कम होगा। तो आप लिख लीजिए, इन द केस ऑफ सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, डाइपोल मोमेंट decreases on increasing bond angle between both substituents। ठीक है जी। तो देखो, ये सब्स्टिट्यूएंट्स के बीच में 60 एंगल था, तो सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट इसका हो जाएगा, देन इसका, देन इसका। यहाँ पर कितना डाइपोल मोमेंट, 180। बात समझ में आती है बच्चों। सबसे कम थर्ड वाले के लिए। एक मैं आपको और बता देता हूँ बच्चों, हो सकता है कई बार कि थोड़ा सा टफ क्वेश्चन आ जाए। तो टफ क्वेश्चन क्या होता है, देखो एक चीज मैं आपको बता देता हूँ। डबल बॉन्ड जो होता है ना, इसमें सिस ट्रांस दो आइसोमर होते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो जान लीजिए। ये देखिए, ये इस तरीके से होता है। इसको बोलते हैं ट्रांस आइसोमर, इसको बोलते हैं जी सिस आइसोमर। ठीक है, इसको बोलते हैं ट्रांस आइसोमर, इसको बोलते हैं सिस आइसोमर। अगर सेम साइड है, दोनों कार्बन के, इन दोनों कार्बन के सेम साइड है कोई ग्रुप, तो वो सिस। और अगर ऑपोजिट साइड है, ये देखिए ऑपोजिट साइड है ना, तो ये ट्रांस। यहाँ पर ये सेम साइड है तो सिस। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर क्लोरीन लगा देता हूँ। ठीक है, इसका भी डिस्कस करूंगा, आप चाहोगे तो इसका भी डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, वैसे इसका ज्यादा होगा, सिस का ज्यादा होता है ट्रांस से, तो इसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा, है ना। तो देखिए, जैसे कि हमने ले लिया यहाँ पर क्लोरीन लगा दिया, ये देखिए, ये कैंसिल आउट करेगा ना, क्लोरीन में तो ये 180 पर है एंगल, तो ये तो कैंसिल आउट करेगा इसको, है ना। और सिस में क्या होगा, कैंसिल आउट नहीं करेगा, सिस में तो कैंसिल आउट करेगा नहीं, ऐसे ऐसे होगा। तो ऐसे होगा। तो इसमें किसका ज्यादा होगा, सिस का ज्यादा होगा, हमेशा ध्यान रखिएगा। सिस डाइक्लोरोएथीन, सिस 1,2 डाइक्लोरोएथीन है ये, क्या नाम है इसका, सिस 1,2 डाइक्लोरो इथीन, है ना जी, ये नाम है इसका। इसका ट्रांस 1,2 डाइक्लोरोइथीन। तो इसमें क्या है जी, इसका ज्यादा है, ठीक है। सिस का ज्यादा है ट्रांस से, सिस का ज्यादा होगा ट्रांस से। ठीक है जी। अच्छा, एक चीज आप और भी ध्यान रखिए कि जैसे कि हमें ये, अगर आपको बोल दिया जाए कि एक क्वेश्चन और भी ले लेते हैं। क्वेश्चन कौन सा था ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 7 जो भी है देख लीजिए आप। देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये दे दिया जाए, ये क्वेश्चन भी जरूरी है आपको जानना। मान लीजिए यहाँ पे बी आर है, यहाँ पर सी एल है, आपसे इसका पूछ दे डाइपोल मोमेंट। तो बच्चों, इसका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा। क्यों,
क्योंकि ऑपोजिट तो है लेकिन इसका मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं होगा। जितना पोलैरिटी Cl जनरेट करेगा उसकी पोलैरिटी Br की पोलैरिटी के बराबर नहीं होगी, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है, इसलिए इनका जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम नहीं होगा। ये ऑपोजिट तो है लेकिन इक्वल मैग्नीट्यूड नहीं होगा। तो ध्यान रखेंगे, इसके लिए डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा, इसके लिए भी डायपोल मोमेंट नॉन जीरो होगा। तो ये इतने इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस हैं, आप लोग देख लीजिए, एनसीईआरटी से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और इसके अलावा कोई अगर मुझे डाउट आता है तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। मेरा नाम है दीपक शुक्ला। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मुझे कॉल भी कर सकते हैं। ये मेरा फोन नंबर है, यही मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर आप मुझे डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।